जोहार दोस्तों। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में वीडियो बना रहा हूं। आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब देश में बहुमत की सरकार है। बहुमत की सरकार इस देश में सभी सिटीजनों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाह रहे हैं ताकि मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, सक्सेशन, गार्जियनशिप एंड पार्टीशन ऑफ लैंड सबका जो है एक होना चाहिए। पूरा यूनिफॉर्म जो है एक जैसा होना चाहिए पूरा देश में। और एक करने के लिए जो है लोकसभा विधानसभा में इसको पारित करना होगा। दोस्तों, ये सभी जो है पर्सनल लॉ है और जितने भी अब तक हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड सिटीजन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड सिटीजनशिप 1956, हिंदू एडॉप्शन एक्ट मेंटेनेंस 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, ये सभी हिंदू कोड बिल है। उसी तरह से मुस्लिम लॉ भी है और ईसाई लॉ भी है। ये सभी कोडिफिकेशन है और हिंदू के अंतर्गत बौद्ध, जैन, सिख सभी आते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा समुदाय है जो आदिवासी है, यानी ट्राइब है। मैं शेड्यूल ट्राइब की बात नहीं कर रहा हूँ। शेड्यूल ट्राइब तो बहुत कम को शामिल किया गया है शेड्यूल में। ट्राइब की बात कर रहा हूँ। शेड्यूल ट्राइब बनाया जाता है जैसे हिंदू बनाया जाता है, मुस्लिम बनाया जाता है, ईसाई बनाया जाता है, सिख बनाया जाता है, बौद्ध, जैन बनाया जाता है। उसी तरह से शेड्यूल ट्राइब भी बनाया जाता है, लेकिन ट्राइब नहीं बनाया जाता। ट्राइब को ही शेड्यूल ट्राइब बनाया जाता है। ट्राइब का पहचान किया जाता है और ट्राइब जो है वही जो है यहाँ का आदिवासी है, उसी को आदिवासी कहा जाता है। और इनका कोई धर्म जो है कोडिफिकेशन नहीं है। इसका मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये सब कोई कोडिफिकेशन नहीं है ट्राइब्स का। और ये भी पर्सनल लॉ है। भारत सरकार ने 1913 में नोटिफिकेशन किया था कि ट्राइब का जो है अलग कस्टमरी रूल ऑफ सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस है। हर चीज़ में इसका कस्टमरी रूल ही लागू होता है, चाहे मैरिज हो, चाहे डाइवोर्स हो, चाहे एडॉप्शन हो। वही नोटिफिकेशन 1913 में जब हुआ है, उसके बाद आज़ादी के बाद कभी भी जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग से कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है एसटी के लिए कि उसका अलग कस्टम है बोल के। और ये जो 1913 का कस्टम है, नोटिफिकेशन है, ये है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इसको कहा जाता है। संविधान पूर्व विधि कहा जाता है इसको। इस विधि को
भारत सरकार या पार्लियामेंट ना तो इसको एमेंड कर सकता, ना रिपील कर सकता है, ना इसे संशोधन कर सकता, ना ही इसे खत्म कर सकता है। और कस्टम जो है, कस्टम भी 3 तरह का है। एक पर्सनल कस्टम है, एक लोकल कस्टम है, और एक फैमिली कस्टम है। पर्सनल कस्टम जो है वो ट्राइब का अपना रूल रेगुलेशन जो है उसी हिसाब से शादी ब्याह होता है, डाइवोर्स होता है, सक्सेशन उसी हिसाब से होता है, एडॉप्शन भी उसी हिसाब से होता है। ये कस्टम है, कस्टमरी रूल के हिसाब से होता है। लोकल कस्टम क्या है? लोकल कस्टम है जैसे CNT एक्ट है, यहाँ SPT एक्ट है, उसी तरह देश में कई जगह अलग अलग वहाँ के लोगों के लिए जो है एक्ट बनाया गया है। लोकल एक्ट उनका जमीन जायदाद की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, वही लोकल एक्ट है। इसको खत्म करने के लिए ही जो है, ऐसे तो सरकार खत्म नहीं कर सकती है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है ताकि उस लॉ को आदमी, पुराना लॉ को, संविधान पूर्व लॉ को आदमी भूल जाए और माने अब नया संविधान, नया जो लॉ ला रहा है उसी को सब कोई माने। एक फैमिली कस्टम है, जैसे कि हिंदू लॉ में नियम है कि 3 पीढ़ी मदर साइड और 5 पीढ़ी फादर साइड में जो है विवाह नहीं करने का है, सौपिंडा कहा जाता है उसको। लॉ रहने के बावजूद केरल में सौपिंडा में शादी होता है। अपना बहन का लड़की यानी मामा और भागनी के साथ शादी करना लोग शुभ मानते हैं। ये तो हिंदू लोग के खिलाफ है, हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ है, लेकिन वो कस्टम है, कस्टम चल रहा है ना, कस्टम चलते रहेगा, कस्टम खत्म नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस लॉ को लाने वाले के संबंध में जानने के पूर्व हम लोगों को जानना चाहिए कि लॉ कितने प्रकार के होते हैं। काइंड ऑफ लॉ, एक राज्य विधि होता है, राज्य बनाता है, और एक राष्ट्रीय विधि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। तो UCC सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय विधि भी होता है सभी देश के लिए, है ना। अंतर्राष्ट्रीय विधि भी 2 तरह का होता है, लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि और प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि। अब उस पर छोड़ दें, अब हम लोग देश का विधि पर बात करें। ये राज्य विधि या राष्ट्रीय विधि जो है ये भी 2 तरह का है। एक पब्लिक लॉ, लोक विधि, और दूसरा प्राइवेट लॉ यानी प्राइवेट विधि। पब्लिक लॉ किससे कहते हैं? जो सब पर लागू होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सब पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक ही जैसा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन सब पर एक ही जैसा वैसा अधिकार दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है सबके ऊपर एक ही जैसा होगा। और तीसरा है क्रिमिनल लॉ, कोई भी क्राइम करने पर सबके ऊपर जो है राज्य सरकार, केंद्र सरकार एक ही जैसा नियम लागू करेगा, एक ही जैसा दंड देगा। इसे क्रिमिनल लॉ कहते हैं। अब प्राइवेट लॉ जो है, प्राइवेट लॉ 4 तरह का है।
प्राइवेट लॉ में ही एक पर्सनल लॉ है जिसमें समस्त मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट जितना है सब आ जाता है, समस्त धर्मों का ये पर्सनल लॉ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब का जो है पर्सनल लॉ जो है या कस्टम भी इसी में पर्सनल लॉ के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा है प्रॉपर्टी लॉ, संपत्ति संबंधी विधि। तीसरा है लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस। चौथा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ। अब लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस में क्या क्या है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट। तो हम लोग को अब पर्सनल लॉ पर बात करना है, क्योंकि पर्सनल लॉ जो है उसी को संशोधन सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत करने का विचार रखा है। दूसरा चीज है कि एक जनरल लॉ है और एक स्पेशल लॉ। जनरल लॉ जनरल लोगों के लिए होता है। विशिष्ट विधि, जनरल लॉ को विशिष्ट विधि कहते हैं। ये सामान्य विधि, जनरल लॉ को सामान्य विधि, देश की सामान्य विधि है, ठीक है। सामान्य विधि समस्त समुदाय के प्रति लागू होती है, जबकि विशिष्ट विधि का अस्तित्व स्वतंत्र होता है और उसका प्रयोग भी सीमित होता है। स्पेशल लॉ जो है वो सीमित होता है। उदाहरण के लिए भारतीय दंड संहिता, संपत्ति अंतरण अधिनियम, भारतीय कंपनी विधि आदि इस देश की व्यापक या सामान्य विधियां हैं। ये जनरल लॉ है क्योंकि ये समस्त देश में लागू है, जबकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, उत्तर प्रदेश पंचायत अधिनियम, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958, जैसे हमारा CNT एक्ट, SPT एक्ट, ये विशिष्ट विधियां हैं क्योंकि ये स्थान विशेष के लिए ही लागू होती है। वस्तुतः अध्याय में विधि के सामान्य तथा विशिष्ट प्रकरणों का वर्णन किया गया। अब विधि दो भागों में, एक पब्लिक लॉ है, एक प्राइवेट लॉ है। प्राइवेट लॉ के अंतर्गत ये पर्सनल लॉ है। पर्सनल लॉ का संशोधन करना चाह रही है सरकार। प्रॉपर्टी लॉ का संशोधन करना चाह रही है। लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन का सरकार इसको माने चेंज करना चाह रही है। तो दोस्तों, ये हमारा जो संविधान में राइट दिया गया है, ये सबको क्षति होगा, सिर्फ ट्राइब को ही क्षति होगा ऐसा बात नहीं है इसमें। क्योंकि इसमें जो है आपका UCC में जो है एक D दिया गया है नंबर, देखिए, जेंडर इक्वलिटी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, जेंडर इम्प्लीमेंटेशन इक्वलिटी अगर कर देता है तो क्या हिंदू में जो दहेज लिया जाता है, अब लड़की जेंट्स लोग, अब लड़की लोग भी दहेज लेंगे क्या? कैसा रहेगा? बात तो नहीं है। बात इक्वलिटी क्यों नहीं दिया जाता है, इस पर बात करेंगे हम लोग। अब मैरिज का जहाँ तक बात है, मैरिज को एक जैसा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन और ट्राइब्स का जो है एक जैसा मैरिज कैसे करेंगे? यूनिफॉर्म के लिए रजिस्ट्री मैरिज करना होगा। तो क्या ट्राइब में जो गरीब लोग हैं रजिस्ट्री कर सकते हैं? मैरिज का रजिस्ट्री कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है, जिस तरह से अगर रजिस्ट्री कर भी दिए, फॉर्म तो पहले से बना रहता है। ये भारत सरकार का लॉ है। जैसे OBC का सर्टिफिकेट बनाया जाता है, तो OBC के सर्टिफिकेट में फॉर्म में पहले से ही जो है रिलीजन के स्थान पर हिंदू लिखा गया है। या OBC सर्टिफिकेट बना, आप कोई भी धर्म का है, आपको हिंदू लिख देगा। उसी तरह से जो है आप मैरिज रजिस्ट्री मैरिज करने जाइएगा, उसी में फॉर्मेट में ही लिखा रहेगा हिंदू। क्या गारंटी है नहीं रहेगा? क्योंकि OBC सर्टिफिकेट में हम लोग देख चुके हैं। सरकार का तो बड़ा चाल है। दूसरा चीज है कि
मैरिज सभी अपना धार्मिक रीति रिवाज से करते हैं, तो क्या धार्मिक रीति रिवाज छोड़ दें? हिंदू लोग छोड़ेंगे? फिर ब्राह्मण का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मौलवी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पादरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सब मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस में ही किया जाएगा। डाइवोर्स भी उसी तरह से होगा, एक ही जैसा होगा। लेकिन ये जानना चाहिए कि कुछ ट्राइब में जो है, आदिवासी में डाइवोर्स का कोई रूल ही नहीं है, डाइवोर्स का कोई प्रोविजन ही नहीं है। ठीक है, एक बार शादी होता है, बार बार नहीं। डाइवोर्स देके जो सेकंड मैरिज होता है, वो सेकंड मैरिज का प्रोविजन नहीं है हमारे यहाँ। आदिवासी में एक ही बार मैरिज होता है, एक ही बार सिंदूर घुसा जाता है, दोबारा नहीं। दोबारा अगर शादी होता है उसको कहा जाता है सांगा, और सिंदूर नहीं घुसा जाता है, सिंदूर छुआ जाता है। दूसरा औरत या वो जिससे शादी कर रहे हैं वो अपने से पहनता है, ये नियम सांगा होता है। तीसरा रखनी होता है। इसलिए ट्राइब में एक बार मैरिज होता है। अब जिनके धर्म में 2 बार 3 बार शादी करने का है, परेशानी उनका ना है, उनके लिए ला, हमारे लिए क्या, आदिवासियों के लिए क्या। दोस्तों, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता, रिपील नहीं किया जा सकता है। ये हमारा फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, कस्टम एंड यूसेज। और सरकार इसमें बड़ी चालाकी से जो है कस्टम एंड यूसेज नहीं लिखा है, इसमें ट्रेडिशन लिख दिया है। मीनिंग एक ही होता है। इसको सब्स्टिट्यूशन करना चाहता है सरकार। सब्स्टिट्यूशन शब्द से हम लोग झेल चुके हैं। यहाँ के सबसे बड़ा कम्युनिटी जो है, कुर्मी कम्युनिटी, छोटनागपुर के, सब्स्टिट्यूशन शब्द से झेल चुका है। जब 1950 में कुर्मियों को एसटी में नहीं रखा गया, और सीएनटी एक्ट में जो शब्द था एबोरिजिनल रैयत शब्द जो था, वो शब्द जो है 1955 तक, 5 नवंबर 1955 तक था। उस 5 नवंबर 1955 में एबोरिजिनल रैयत के स्थान पर शेड्यूल ट्राइब शब्द रखा गया। उसका बदले में सब्स्टिट्यूट किया गया, एबोरिजिनल रैयत शब्द को सब्स्टिट्यूट करके शेड्यूल ट्राइब शब्द रखा गया। तो सीएनटी से जो उसका अधिकार था एबोरिजिनल रैयत के हैसियत से, वो अधिकार खत्म हो गया। अब सीएनटी में एसटी शब्द रखने की जरूरत क्या था? एससी शब्द तो 1936 में ही आपका सीएनटी में शामिल किया गया था, लेकिन 1950 से लेकर 1955 तक एसटी शब्द नहीं लागू किया गया। अचानक 1955 में 5 नवंबर को एबोरिजिनल रैयत के स्थान पर एसटी शब्द लागू किया गया। जो अधिकार एसटी को मिला, वो अधिकार सीएनटी में कुर्मी को नहीं मिला। शब्द तो बदले में लागू किया गया, लेकिन अधिकार से हम वंचित हो गए। वही यदि एबोरिजिनल रैयत शब्द ही रहता तो आज जिस तरह से एसटी की भूमि वापसी का अधिकार है, वही अधिकार अगर एबोरिजिनल रैयत को दिया रहता तो कुर्मी का भी अधिकार रहता। यहाँ भी सरकार जो है यूसीसी में जो है सब्स्टिट्यूशन करना चाहता है पर्सनल लॉ में, और उसको कन्वर्ट करना चाहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड में। इसमें धर्म आधारित जितने भी लॉ है, पर्सनल लॉ है, और ट्रेडिशन लिख दिया है। यहाँ कस्टम एंड यूसेज नहीं लिखे, ट्रेडिशन लिख।
ट्रेडिशन ट्राइबल का है, आदिवासी का जो है ट्रेडिशन है। मैं एसटी की नहीं बात कर रहा हूँ, एसटी तो बनाया जाता है, समस्त ट्राइब के लिए है, जिसको एसटी में शामिल नहीं किया गया उसके लिए भी है। ये 1913 का नोटिफिकेशन, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये एग्जिस्ट है अभी। इसको संसद ना तो इसको संशोधन कर सकता है ना रिपील कर सकता है। इसलिए जब संशोधन नहीं कर सकता तो नया एक्ट ला के जो है उसको घुमा के उसको खत्म करने का प्लानिंग है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके माध्यम से आपका जितना भी कस्टमरी लॉ है सब खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सरकार सिटीजन और इंडिजिनस में अभी तक जो है भेद नहीं किया। सिटीजन तो कोई भी बन जाता है, विदेशी भी आके सिटीजन बन सकता है। आपका जितने भी आर्य, हुन, शक, सिकंदर महान, खिलजी, मुगल आदि बाहर से आए उनके वंशज तो सिटीजन है, लेकिन जो यहाँ के मूल निवासी है, जो इंडिजिनस है, जो यहाँ के आदि बुनियाद है, जो आदिवासी है, उसके साथ एक ही बना दिया गया। जो बाहर से आया वो तो कब्जादारी हो गया या किराएदार हो गया। किराएदार और मकान मालिक का अधिकार क्या इक्वल होता है, समान होता है, बराबर होता है? मकान मालिक का अधिकार अधिक होना चाहिए। इसलिए हमारा कस्टम यूसेज को जीवित रखना सरकार का कर्तव्य बनता है। जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन बनाया जा सकता है, ठीक उसी तरह से शेड्यूल ट्राइब भी बनाया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध को भी एसटी बनाया गया है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध सब एसटी में है, ये बनाया जाता है। ठीक उसी तरह से पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ईरानी, फारसी एवं अन्य देशों से आए हुए लोगों को भी नागरिकता दी गई है, सिटीजनशिप दी गई है। आखिर भारत सरकार भारत के इंडिजिनस को इंडिजिनस क्यों नहीं मानती है? संविधान में आदिवासी शब्द क्यों नहीं है? आखिर ब्रिटिश पीरियड में जितने ट्राइब को चिन्हितकरण किए गए थे उन सभी को आज तक शेड्यूल ट्राइब में क्यों नहीं शामिल किया गया है? आदिवासी का कस्टम एंड यूसेज ही ट्राइब होने का असली पहचान है और ट्राइब्स को ही शेड्यूल ट्राइब्स बनाया जाता है। कस्टम एंड यूसेज को खत्म कर देने से ट्राइब्स का पहचान ही मिट जाएगा। जो एसटी का लाभ भोग रहे हैं वे सभी वंचित हो जाएंगे। अब सब्स्टिट्यूशन ऑफ पर्सनल लॉ के बारे में, ये लॉ बेस्ड ऑन रिलीजन जो टेक्सस लिखा है ये कोडिफाइड है, और जो ट्रेडिशन शब्द आया है 4(2)E में, ट्रेडिशन शब्द वो नॉन कोडिफाइड है, यानी ट्राइब का नॉन कोडिफाइड है, इसको कोडिफाइड नहीं किया है इसका रूल को। इस सब्स्टिट्यूशन शब्द का इस्तेमाल CNT एक्ट 1908 में सन 5 नवंबर 1955 को किया गया था और ओरिजिनल शब्द के बदले के लिए सब्स्टिट्यूट किया गया था। ओरिजिनल रैयत के स्थान पर शेड्यूल ट्राइब शब्द जोड़ा गया। कुर्मियों को 1950 में एसटी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था, जिस कारण कुर्मी एबोरिजिनल ट्राइब्स होते हुए भी एसटी शब्द से वंचित हो गया और CNT के भूमि सुरक्षा या भूमि वापसी के अधिकार से वंचित हुआ। फिर इस शेड्यूल ट्राइब शब्द से कस्टमरी राइट भी चला जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें जो संशोधन करना चाहता है वो मैरिज पर करना चाहता है। मैरिज उसके बाद डाइवोर्स, सक्सेशन। मैरिज देखिए, हिंदू तथा आदिवासी में भी विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है मैरिज को। मुस्लिम में विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, यानी संविदा है।
कॉन्ट्रैक्ट टूट भी सकता है। आदिवासी में विवाह विच्छेद का कोई प्रावधान नहीं है। समाज ही विवाह दे सकता है और समाज ही विवाह विच्छेद करा सकता है। बच्चों को विवाह देना माँ बाप का धर्म होता है, यानी विवाह एक धार्मिक मामला है आदिवासियों के लिए। अगर सबको मैरिज रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी कर दिया जाए तो गरीब आदिवासी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, ये बात जान लीजिए। दूसरी बात है, रजिस्टर्ड मैरिज के फॉर्म में अगर ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्म की तरह रिलीजन के स्थान पर पहले से ही हिंदू लिखा नहीं रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, ये गारंटी होना चाहिए। आदिवासी में सेकंड मैरिज तो बोल ही दिए हैं आप लोगों को, सेकंड मैरिज नहीं होता है आदिवासियों में, सेकंड मैरिज नहीं होता है ना। दूसरा विवाह को सांगा और तीसरा विवाह को राखनी कहते हैं, है ना। किसी भी शुभ कार्य में सेकंड वाइफ या थर्ड वाइफ को समाज अलाउ नहीं करती है, इसलिए पहला बीवी का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसलिए पहला बीवी को ही, प्रथम बीवी को ही जो है उसी को समाज मानती है। सेकंड वाइफ, इनका बच्चे को हिस्सा भी प्रथम बीवी से कम होता है। अब दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा ये भी मैं बता देना चाहूँगा कि बहुत लोग जानते हैं कि नहीं कि लॉ किससे कहते हैं। लॉ जो है इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम एंड यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, रूल, रेगुलेशन, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, बाईलॉज, है ना, नोटिफिकेशन, ये सभी जो है हमारा जो 1913 का नोटिफिकेशन है और 1931 का नोटिफिकेशन है, सभी ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, बाईलॉज, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन के अंतर्गत ही है। ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, बहुत ज़बरदस्त लॉ है ट्राइब्स का। ये प्रथम बार और अंतिम बार नोटिफिकेशन हुआ है। दोस्तों कुछ बातें और भी करना चाहूँगा। ये ट्राइबल जो एडॉप्शन के संबंध में है, ट्राइबल एडॉप्शन नहीं होता है। अगर एडॉप्शन लेना ही है तो अपने ही परिवार से यानी भतीजा को लिया जा सकता है, किसी अन्य धर्म, अन्य जाति, अन्य रिश्तेदार को लिया नहीं जा सकता है ट्राइबल में। हिंदू रिलीजन में बेटा रहने पर भी बेटी को और बेटी रहने पर बेटा को एडॉप्ट किया जा सकता है, परंतु ट्राइबल में बेटा या बेटी रहने पर भतीजा को भी एडॉप्ट नहीं कर सकते। एडॉप्शन क्यों लिया जाता है? ये नया एडॉप्शन बिल जो लाना चाह रहा है, एडॉप्शन क्यों लिया जाता है? बुढ़ापे का सहारा और संपत्ति का हस्तांतरण। परंतु ट्राइबल में बुढ़ापे का सहारा भी रिलेटिव ही होते हैं और संपत्ति का अधिकार भी नियरेस्ट रिलेटिव में ही रहता है। सक्सेशन के संबंध में पैतृक संपत्ति का अधिकार सिर्फ पुरुष को ही जाता है। महिला को पैतृक संपत्ति पर जीवन पर्यंत भरण पोषण का अधिकार होता है। महिला पैतृक संपत्ति का हस्तांतरण नहीं कर सकते, परंतु अपने पति या पिता के सेल्फ एक्वायर्ड यानी स्व अर्जित संपत्ति पर पूर्ण अधिकार महिला को होता है। ट्राइबल लैंड कोरकार या खुंटकटीदार होता है, इसलिए ही महिला को हिस्सा नहीं दिया जाता है, क्योंकि महिला शादी के बाद दूसरे टोटेम की ओर जाती है और खुंटकटीदार जमीन दूसरे गोष्ठी में नहीं जाए, इसलिए ये पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दी जाती है। क्योंकि खुंटकट्टी जमीन जो है किसने बनाया, कितने पीढ़ी पूर्व पहले बना है, ये हिस्सेदार करने वाले लोग नहीं जानते हैं। इसलिए ही उसको दूसरे गोष्ठी में ना जाए, दूसरे टोटेम में, दूसरे गोष्ठी में ना जाए बोल के ही जो है महिला को इसमें हिस्सेदार नहीं बनाया जाता। परंतु महिला अपने पति के साथ घौरदामाद यानी दहत्तरी के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी पैतृक संपत्ति का भोग कर सकते हैं। अगर घरदामाद रहना है, अगर साला नहीं है ससुराल में, तो घरदामाद रह सकता है।
घर दामाद रह के अपना ससुर का संपत्ति में भोग करे, कौन मना कर। अब सरकार को मालूम होना चाहिए ये खुटकट्टीदार क्या है। जमींदार, पट्टीदार, तहसीलदार, खुटकट्टीदार और कोरकार, ये सभी अलग अलग है। ये सरकार को जानना होगा। ट्राइबल ना जमींदार होते हैं ना पट्टीदार होते हैं, वे खुटकट्टीदार होते हैं। जंगल झाड़ काट के जो है जमीन बनाए हैं, इसलिए ही उस जमीन को जो है पुरुष में ही बंटवारा की जाती है। महिला को नहीं देने का मुख्य कारण यही है कि महिला दूसरे घर में जाती है तो उस पूर्व पुरुष का जमीन जो है बंटवारा करके उस महिला को अगर हिस्सा दिया जाता तो महिला दूसरे घर में जाता है तो वो दूसरे गोष्ठी का संपत्ति हो जाएगा। वो संपत्ति विभक्त ना हो दूसरे गोष्ठी में, इसलिए ही जो है महिला को ट्राइब लोग जमीन पर, पैतृक संपत्ति पर हिस्सेदार नहीं बनाते। जैसे पट्टीदार बहुत अमीर लोग होते हैं गुजरात में। जमींदार जो जमीन का जो है मालिक बनकर जो है दूसरे के बनाया हुआ जमीन पर मालिक बना रहता है, वो जमींदार होता है। लेकिन यहाँ के ट्राइब लोग जो है खुटकट्टीदार होते हैं। कोरकार लैंड कहा जाता है। कोड़ के है ना, कुदाली सबल से कोड़ के जो है ना, पहाड़ पर्वत नदी नाला को प्लेन करके जो है कोड़ काड़ के जो है जमीन बनाए हैं, उसी को जो है खुटकट्टीदार या कोड़काड़ा लैंड कहते हैं। कोड़काड़ा लैंड ट्राइब का होता है और इसका विभक्त अपने गोष्ठी के पुरुष वर्ग में ही होता है। आपको मैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल के संबंध में कुछ कहूँगा। ये हमारा जो नोटिफिकेशन है 1913 का प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, मैंने 1913 और 1931 का अनुच्छेद 13 का उपखंड 1 यह उल्लेख करता है कि संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक ये भाग 3 के उपबंध से असंगत है। यदि भाग 3 संविधान के भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट के विपरीत होगा, असंगत होगा तो शून्य होगा। लेकिन कस्टम एंड यूसेज जो है वो ट्राइबल का कस्टम एंड यूसेज जो है फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं है, इसलिए वो एग्जिस्ट है। अभी तक जो है वो विधि हमारा लागू है, उसको कहते हैं लॉ इन्फोर्स प्रवृत्ति विधियाँ। ठीक है, प्रवृत्ति विधियाँ कौन कौन है? प्रवृत्ति विधि के अंतर्गत वे सभी संविधान पूर्व और वर्तमान, संविधान के पूर्व वाला और वर्तमान विधियाँ सम्मिलित है जो विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पारित की गई है और जिनका निरसन यानी रिपील नहीं किया जा सकता है, भले ही वे भारत के संपूर्ण या किसी एक भाग में पूर्णतः या अंशतः प्रवृत्ति नहीं है। ऐसे सभी विधियां प्रवृत्ति विधि के अंतर्गत आती है जब तक कि स्पष्ट रूप से उनको परिवर्तित होने से रोक न दिया गया हो। संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कहा कि संविधान में किया गया कोई भी संशोधन नागरिक के मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो उससे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। और हमारा ये कस्टम एंड यूसेज जो है, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है, ये हमारा मूल अधिकार है और इस मूल अधिकार का अगर सरकार कोई भी संशोधन करके अतिक्रमण करता है तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 368 संविधान की
अनुच्छेद 368 में केवल कानून बनाने की प्रक्रिया दी गई है, संविधान संशोधन करने की शक्ति नहीं है, उसको संशोधन नहीं कर सकता है। इसीलिए सरकार जो है नया कानून ला रहा है। ठीक है, यही मजे की बात है। यह संसद को ऐसी शक्ति प्रदान नहीं करता जिसके द्वारा वह नागरिकों के मूल अधिकारों में संशोधन करे। पर्सनल लॉ को जो है वो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, उसको संशोधन सरकार नहीं कर सकती है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को संशोधन नहीं कर सकती है। इसीलिए जो है नया कानून लाकर जो है पुराना कानून को निर्जीव बनाने के लिए लाया जा रहा है। दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ये आज का वीडियो जो है हमारा इसी पर था, यूसीसी पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। यूनियन सिविल कोड जो है सबके लिए जो है परेशानी सबके लिए हो सकती है, लेकिन सबसे अधिक परेशानी जो है ट्राइब का लैंड पर होगा। उसका अपना रूढ़ी प्रथा पर तो होगा ही, उसका जमीन पर होगा, जमीन पर अतिक्रमण होगा। जमीन का विभाजन जो है लड़कियों को अगर समान दे दिया जाता है सभी लोग के हिसाब से, तो आदिवासी का जमीन जो है उसको बेचने का भी अधिकार दिया जाएगा फिर। और बेचेगा कौन? खरीदेगा? वही बाहरी लोग खरीदेंगे, देश के पूंजीपति खरीदेंगे। ट्राइबल का जमीन सीएनटी के कारण खरीद नहीं पा रहा है, जिस कारण से जो है इस बिल को लाया जा रहा है और महिला को भी जो है इक्वल अधिकार देके उस जमीन पर आधिपत्य जमाना चाह रहे हैं। अगर जन्म से महिला को अधिकार उस जमीन पर दिया जाएगा तो महिला भी जो है परिवार में गार्जियन के कंट्रोल में रहेगा कि नहीं रहेगा, किस जाति किस धर्म में चल जाए कोई नहीं जानता है। जब चले जाएगा तो उसका उस फैमिली का जो प्रॉपर्टी है उस पर हिस्सेदारी लेकर जाएगा। उस हिस्से की ज़मीन को जो है वो बेच देगा। बेचेगा कौन? किसको? पूंजीपतियों को। पूंजीपति घुमा फिरा के जो है जमीन का मुद्दा को जो है नज़र रख के ही यूसीसी लाया जा रहा है। दूसरा चीज़ है कि सबको इक्वल बना के जो है सबको हिंदू बनाने का एक षड्यंत्र भी है। ट्राइबल का अगर ट्राइबलिटी ख़त्म हो जाएगा, उसका रूढ़ी प्रथा ख़त्म हो जाएगा, तो ट्राइबल पहचान कैसे होगा? जिस ट्राइब को अभी तक जो है एसटी के अंतर्गत सुविधा दी जाती है वो ट्राइब है बोल के, लेकिन उस शेड्यूल ट्राइब का भी जो है अधिकार खत्म कर दिया जाएगा बाद में। क्योंकि जब रूढ़ी प्रथा नहीं रहेगा तो उसको भी हिंदू में, मुस्लिम में, ईसाई में काउंट करके जो है उसको ख़त्म कर देगा। उसका पहचान मिट जाएगा, उसका ज़मीन खत्म होगा। इसलिए दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो हिंदू भी विरोध करेंगे, मुस्लिम भी विरोध करेंगे, ईसाई भी विरोध करेंगे, लेकिन सबसे अधिक क्षति जो है ट्राइब का होगा। मुस्लिम को धार्मिक मामला में हो सकता है क्षति होगा, लेकिन ट्राइब का धार्मिक के साथ साथ जो है सांपत्तिक मामलों में भी बहुत बड़ा क्षति होगा। इसलिए अगर यूसीसी लाया जा रहा है तो उसमें लिखा जाए कि ट्राइब के लिए छूट है, एग्जेम्प्ट किया जाए। जैसे 1913 का नोटिफिकेशन ला के जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट से ट्राइब को छूट दी गई थी, उसी तरह से जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी ट्राइब को
छूट दी जाए। बस आज का वीडियो इतने ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।